मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। मुंबई पुलिस ने तीसरी बार नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले कंगना ने मनाली में उनके परिवार में शादियां होने की वजह से पुलिस के सामने पेश नहीं होने की दलील दी थी। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज है। नागोर्नो कराबाख में रह रहे आर्मेनिया के कई लोगों ने इलाका छोड़ने से पहले अपने घरों में आग लगा दी। शांति समझौते के तहत आर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख के कुछ इलाके अजरबैजान को सौंपने हैं, इसलिए वहां रह रहे आर्मेनिया के लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मकान तो खाली किए मगर खुंदक में उन्हें आग भी लगा दी ताकि अजरबैजान के हाथ कुछ न लगे। अगर आम वक्त होता तो घर में एक चिंगारी भड़कती दिखते ही चीख पुकार मच जाती है, लेकिन नागोर्नो कराबाख में लोगों पर जंग की मार ऐसी पड़ी कि जिन घरों को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बसाया था उन्हें अपने ही हाथों फूंक दिया। लोग जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे ले गए, लेकिन मकान तो वहीं छोड़ना पड़ता, इसलिए उसे जलाकर राख ही कर दिया। इस इलाके के ज्यादातर लोग 1994 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म होने के बाद अपने पुराने मकान छोड़कर यहाँ बसे थे। सोचा तो था कि यहीं से दुनिया को अलविदा कहेंगे, लेकिन अब इन्हें एक बार फिर किसी दूसरी जगह पर अपना आशियाना बसाना होगा। Там уже азербайджанец живет, а сейчас это уже третий дом строю и вот это тоже। समझौते की शर्त के मुताबिक आर्मेनिया के लोगों ने जमीन तो छोड़ दी, लेकिन ऐसी हालत में छोड़ी कि अजरबैजान को उसे दोबारा बसाने में सालों बीत जाएं। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में एक बार फिर से लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि वहां के अलग अलग इलाकों से हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी में जमा हुए और मैक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्मारकों तक विशाल रैली निकाली। इस रैली में राष्ट्रपति का विरोध कर रहे एक संगठन से जुड़े हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जो अपने हाथों में मैक्सिको के झंडे भी पकड़े नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कई लोग पारंपरिक वेशभूषा में डांस करते भी दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। मैक्सिको में कई महीनों से राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। विरोध कर रहे लोगों ने मांगे पूरी होने तक अपने आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी भी दी। कोरोना के बढ़ते भीड़ के बावजूद बड़ी तादाद में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भोपाल से सामने आई, जिसमें लोग एक बाजार में सामान खरीदते दिखाई दिए। भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे कोरोना संकट खत्म हो चुका हो। कई लोग मास्क लगाए बिना ही बाजार में घूमते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने अपना नाक के नीचे मास्क खिसका दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तो बाजार में कहीं जगह ही नहीं बची थी। इस बाजार में आए बच्चों को भी उनके परिवार वालों ने मास्क पहनाना जरूरी नहीं समझा। रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि उनकी पार्टी आरपीआई का महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन जारी रहेगा और दोनों बीएमसी चुनाव में जीत का झंडा फहराएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक आदमी लोगों को गाकर कोरोना खतरे से जागरूक करता दिखा। मुंह पे पट्टी मोदी का है कहना, गरम गरम पानी से नहाना, दूरी दूर तुम रहना, इसका नाम हो गए कोरोना, इसका नाम हो गए कोरोना। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश के खरगोन से सूरत जा रही एक बस पलट गई, जिसमें सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मध्य प्रदेश के दतिया में पुराने विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ पहले तो मारपीट की और फिर उसके घर में भी आग लगा दी। बताया गया कि पहला पक्ष किसी मामले में दूसरे पक्ष पर समझौते के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन खबर है कि दूसरा पक्ष उसके लिए तैयार नहीं हुआ। जिस पर समझौते के लिए दबाव बनाने वाला पक्ष इतना भड़क गया कि उसने दूसरे पक्ष के घर को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उन लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की। बताया गया कि इस बात की जानकारी जब गांव वालों को हुई तो उन्होंने आग लगाने पहुंचे लोगों को खदेड़ दिया। वो लोग तो भाग गए, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल वहीं रह गई। बाद में गुस्साए गांव वालों ने उस मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी। इस हंगामे से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। तुरंत ही मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई। हमने 3-4 टीम बना दी है। शीघ्र ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और आगे और विवाद न बढ़े और गांव के लोगों में सुरक्षा की भावना रहे। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने भी तैयारी तेज कर दी है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि दोनों देशों के बीच जारी तनाव में सीमा पर तैनात रहने के लिए कुछ सुरंगें बनाई गई हैं। इन सुरंगों की मदद से निगरानी के साथ साथ इमरजेंसी के हालात में भी काफी मदद मिलेगी, जबकि बेहद बर्फीले मौसम में इन सुरंगों को अंदर से गर्म रखा जा सकेगा ताकि जवान आसानी से रह सके। साथ ही एक जगह से दूसरी जगह या पोस्ट पर जवानों को भेजने में भी इन सुरंगों की मदद ली जाएगी। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे अमेरिका के न्यूयॉर्क में नर्सों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कब्रिस्तान तक मार्च निकाला। नर्सों का आरोप है कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी की वजह से उन पर काम का काफी दबाव है और उस पर भी कोरोना मरीजों के इलाज के वक्त उन्हें ढंग की पीपीई किट तक नहीं मिलती। इसलिए नर्स और स्वास्थ्य कर्मी ढोल बाजे के साथ सड़कों पर उतरे और एक कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे। मेगाफोन पर जोर शोर से नारे लगाते हुए उन्होंने अपनी मांगे उठाई। कब्रिस्तान पहुंचकर नर्सों ने कोरोना का शिकार हुए लोगों को फूलों से श्रद्धांजलि दी और अस्पतालों की लापरवाही और बदइंतजामी पर जमकर भड़ास निकाली। They want staff and PPE that they are not told to reuse. नर्सों ने आरोप लगाया कि कोरोना ने शुरुआती महीनों में जमकर कहर ढाया, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों ने सबक नहीं सीखा और अब जब दोबारा वहां कोरोना सिर उठा रहा है तो एक बार फिर अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों में बिस्तरों की किल्लत के बाद अहमदाबाद हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने बड़ा फैसला किया है। इसके मुताबिक अब अहमदाबाद में सिर्फ 60 साल से ऊपर के दूसरी बीमारी से पीड़ित बुजुर्गों को ही निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा। अगर किसी को 3 दिन से लगातार 101 डिग्री बुखार हो और सांस लेने में परेशानी हो या ऑक्सीजन की जरूरत हो तो ऐसे मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती किया जाएगा, जबकि युवा या बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने के मामलों में वहां मौजूद डॉक्टर फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में बीजेपी की ओर से एक जुलूस निकाला गया जिसमें भारी हंगामा हो गया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने रास्ते पर पेड़ रखकर इस जुलूस को रोकने की कोशिश की और इस घटना पर बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। पहले तो उन्होंने टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई और उसने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। काफी देर तक ये हंगामा जारी रहा। बाद में बीजेपी का जुलूस टीएमसी के दफ्तर के सामने से होकर गुजरा। चीन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक रेस्टोरेंट के अंदर जोरदार धमाका हो गया। इस घटना में 30 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर है। क्योंकि इस हादसे का जो वीडियो सामने आया उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने से ऐसा लगा जैसे पूरा रेस्टोरेंट आग के गोले में तब्दील हो गया हो। धमाके के बाद वहां के हालात बेहद डरावने हो गए। हादसे में वहां खाना खाने के लिए पहुंचे कई लोग बुरी तरह झुलस गए, जबकि कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखाई दिए। यही नहीं, एक महिला तो आग की लपटों में घिरी दिखी। हादसे से पहले की भी एक तस्वीर सामने आई जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर एक कर्मचारी मोबाइल फोन पर बात करता दिखा, जबकि एक दूसरा कर्मचारी वहां बैठा नजर आया। तभी वहां हुए जोरदार धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में इस बीमारी से 121 लोगों की जान चली गई, जबकि 6,746 नए केस दर्ज किए गए। हालांकि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6,154 मरीज ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 40,000 से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन का असर दिखने लगा है। कुछ दिन पहले कोरोना की रोकथाम के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक बड़ी बैठक की थी। इसके बाद अमित शाह के आदेश के तहत दिल्ली में कोरोना टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से तैयार अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 250 बेड का सामान पहुंच चुका है। यही नहीं, बैठक में लिए गए फैसले के तहत दिल्ली में कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे किया जा रहा है और अब तक करीब 4 लाख लोगों का सर्वे पूरा भी हो चुका है। इसके साथ ही एम्स में 207 जूनियर डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार के आदेश के बाद एनडीएमसी की टीम भी बाजारों में उतर आई है। एनडीएमसी की टीम ने सरोजनी नगर मार्केट से रेहड़ी पटरी वालों को हटाने में जुटी। सरोजनी नगर में भीड़ जुटने की वजह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हो रही थी, जिसकी वजह से एनडीएमसी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। इस बीच वहां जुटे रेहड़ी पटरी वालों को हटा दिया गया, जिससे भीड़ को काबू में किया जा सके।
रूस से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आदमी छत से टूटकर गिरे हिस्से के नीचे दबने से बाल बाल बच गया। वीडियो में वो आदमी 100 फीट ऊंची इमारत के नीचे खड़े होकर अपनी कार पर जमी बर्फ को साफ करता दिखाई दिया। तभी उस इमारत की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे खड़ी उसकी कार पर गिर गया। व्लादिवोस्तोक शहर से आए इस वीडियो में साफ दिखा कि अगर वो आदमी एक कदम भी पीछे रहता तो कार के साथ वो भी उसके नीचे दब जाता, जिससे उसकी मौत तय थी। लेकिन छत के उस हिस्से के गिरने से पहले बर्फ के कुछ टुकड़े जमीन पर गिरे, जिससे उसका ध्यान ऊपर की ओर गया और फिर वो खतरे को भांपकर अपनी कार से दूर भाग गया। छत का वो हिस्सा इतना भारी था कि उसके गिरने से कार के 2 टुकड़े हो गए। इस हादसे को देखकर आसपास के लोग खौफ से भर गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन की टीम ने अपराधियों पर सख्ती बढ़ाते हुए उनके मकान गिरा दिए। बताया गया कि ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे, जिसको गिराने के लिए प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ पहुंची और जमीन खोदने वाली मशीन से मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। संकरी गलियों में काफी मुश्किल से मशीन को ले जाया गया और थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद मकान के कई हिस्से तोड़ दिए। कुछ हिस्सों को तोड़ने के लिए मजदूरों को भी लगाया गया। 4 अपराधियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई है। इससे पहले मकान में रहने वाले लोगों को भी इस कार्रवाई की जानकारी दी गई, जिसके बाद कुछ लोग मकान के अंदर रखा सामान बाहर निकालते हुए नजर आए। इस कार्रवाई के समय कुछ लोग खफा भी हो गए और तोड़फोड़ में जुटे कर्मचारियों से हाथापाई की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने इन लोगों को हटा दिया। इस बीच वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुटे कर्मचारियों को काफी मुश्किल हुई। जनरल जिया ने पाकिस्तान पर हुकूमत करते हुए आतंकवादियों की एक ऐसी जमात खड़ी की जो आज खुद पाकिस्तान के लिए मुसीबतों का सबब बन चुकी है। मुल्ला, मिलिट्री और मिलिटेंट, ये वो 3 किरदार हैं जो आज की तारीख में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं और आज पाकिस्तान इन्हीं 3 किरदारों को अपना हथियार बनाकर उनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के खिलाफ कर रहा है। दरअसल एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आतंक की कई नर्सरी धड़ल्ले से चल रही हैं और इनमें से एक दारुल उलूम हक्कानिया तो यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बन चुकी है। पाकिस्तान में पनप रही आतंक की नर्सरियां। दारुल उलूम हक्कानिया बना यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। आतंकी सरगनाओं को पाकिस्तानी सरकार का समर्थन। जिहाद फैक्ट्री के सुल्तान इमरान। पाकिस्तान की सरजमी पर धड़ल्ले से आतंकी नर्सरियां पनप रही हैं। पाकिस्तान आतंकी संगठनों और सरगनाओं का सरपरस्त मुल्क है। पाकिस्तान में चल रही जिहाद फैक्ट्रियों से सारी दुनिया परेशान है। पाकिस्तान के रक्त चरित्र का एक बार फिर जॉर्डन की न्यूज एजेंसी अल बवाबा ने पर्दाफाश किया है। अल बवाबा के मुताबिक पाकिस्तान में खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इन आतंकी फैक्ट्रियों के मदरसों में बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है। अल बवाबा ने अपनी एक रिपोर्ट में ये दावा किया है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के अकोरा खटक में यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद चल रही है और ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद दारुल उलूम हक्कानिया के नाम से मशहूर है। काफ़ी समय से यहाँ पे जिहादी लड़कों को ट्रेनिंग दी जाती है, पढ़ाया जाता है इन मदरसों में, फिर उसके बाद उनको जिहाद में भेजा जाता की तरफ रुजू किया जाता है उनका। ये सिलसिला अफगान वार के वक़्त से चल रहा है, जब रशियन ऑक्यूपेशन था उसके वक़्त से। हक्कानिया नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की देवबंद तहरीक से जुड़ा हुआ है और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी आइडियोलॉजी में उनका विश्वास है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में चलने वाली दारुल उलूम हक्कानिया पूरी दुनिया में आतंकवाद की यूनिवर्सिटी के तौर पे विख्यात है। ये पेशावर से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को धार्मिक कट्टरपंथ और आतंक की तालीम दी जाती है। खास बात यह है कि इस मदरसे को
पाकिस्तान सरकार का समर्थन भी हासिल है। और खास बात यह भी है कि नए पाकिस्तान का दावा करने वाले इमरान खान अब तक इसे बंद नहीं करवा सके। अल बवाबा की रिपोर्ट में ये हकीकत दर्ज है कि पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से चलने वाली जिहाद यूनिवर्सिटी यानी दारुल उलूम हक्कानिया का पाकिस्तान की हर राजनीतिक पार्टी से गहरा रिश्ता है। इसके अलावा दुनिया के आतंकी संगठनों के कई बड़े सरगना और टॉप कमांडर के साथ साथ कई आत्मघाती हमलावर भी इस मदरसे से जुड़े रहे हैं। इसमें वो तालिबानी आत्मघाती हमलावर भी शामिल है जिसने पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो पर जानलेवा हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। आज की तारीख में दारुल उलूम हक्कानिया में 4000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनमें कई पाकिस्तानी और अफगान शरणार्थी भी हैं। नवंबर 2020 की शुरुआत में हक्कानिया मदरसे के नेताओं ने तालिबानी उग्रवादियों का समर्थन करते हुए एक वीडियो भी ऑनलाइन पोस्ट किया था, जिस पर अफगानिस्तान सरकार ने कड़ा एतराज भी जताया था। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी के मुताबिक पाकिस्तान में पनपने वाले कट्टरपंथ संगठन ही जिहाद के नाम पर मुस्लिम नौजवानों को बरगला रहे हैं और उन्हें आतंक की दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के पड़ोसी देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के मुद्दे पर पाकिस्तान को कई बार फटकार लगा चुके हैं। पाकिस्तान अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से 2018 के बाद से अब तक FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। इस बार भी पाक को FATF ने अपने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी पहली अफगानिस्तान यात्रा पर गए थे, लेकिन उन्हें वहां पर अच्छी खासी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद इमरान खान को अच्छा खासा विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। दरअसल इमरान खान ऐसे वक्त पर अफगानिस्तान के दौरे पर गए जब अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही शांति वार्ता के बावजूद वहां हिंसा जारी है। ऐसे में इमरान के अफगानिस्तान पहुंचने पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। अफगानिस्तान के लोगों के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए वहां मौजूद आतंकी संगठनों को समर्थन दे रहा है। वैसे भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान के तालिबानी आतंकियों को खुला समर्थन देने की वजह से उन्हें इमरान तालिबान खान भी कहा जाता है। हाल ही में यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल रही तालिबानी हिंसा को खत्म करने के बजाय उसे और भड़काने का काम कर रहा है। सेना का एक तरफ तो इमरान खान की सरकार से घनिष्ठ संबंध है और वो सेना की मदद से सत्ता भी उनको मिली है, और दूसरी तरफ ये है कि वो आतंकवादी जो संगठन है या एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जो हैं जिनका सेना से बहुत संबंध है। तो ये तीन त्रिकोण बना हुआ है जो तीनों एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद आतंक के मदरसों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी परेशान है। मार्च 2019 में ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों की एक सीक्रेट रिपोर्ट में इस हकीकत का जिक्र किया गया था कि ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक अपने बच्चों को पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जहां उन्हें जिहाद की तालीम दी जाती है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर 3 मदरसों का नाम लिया था। पहला, खैबर पख्तूनख्वा का दारुल उलूम हक्कानिया। दूसरा, कराची का जामिया बिनोरिया। तीसरा, POK का जमायतुल उलूम उल इस्लामिया। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी इस हकीकत पर अपनी मोहर लगाई थी कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद बन चुका है। दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे से हक्कानी नेटवर्क का सरगना जलालुद्दीन हक्कानी, अफगानिस्तान तालिबान का सरगना मुल्ला उमर और AQIS यानी अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सरगना आसिम उमर अपनी पढ़ाई कर चुके हैं।
जमायतुल उलूम उल इस्लामिया मदरसे से जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर, हरकतुल जिहाद अल इस्लामी का सरगना कारी सैफुल्लाह अख्तर और हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना फजल उर रहमान खलील जैसे आतंकी पढ़ाई कर चुके हैं। इस मदरसे को मौलाना समीउल हक ने बनाया था। समीउल हक को फादर ऑफ तालिबान भी कहते हैं और ये वही है जिसके कई शागिर्द अभी दुनिया के बड़े आतंकवादी संगठनों के सरगना बनकर बैठे हैं। 2018 में रावलपिंडी में अज्ञात हमलावरों ने समीउल हक की हत्या कर दी थी और अभी इस मदरसे को उसका बेटा चलाता है। आज की तारीख में आलम यह है कि अब तो दुनिया कहने लगी है कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान उनके सुल्तान बने इतराते घूम रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जनरल जियाउल हक ने ही पाकिस्तान में कट्टरवाद की जमीन तैयार की थी। उनके 10 साल के राज के दौरान पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सरजमीं पर आतंकी तंजीमों और इदारों को पनपते हुए देखा। इसके बाद पाकिस्तान में आतंक के खूनी कारोबार का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान में सिर्फ हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन सरीखे आतंक के आकाओं की ही मदद नहीं की, बल्कि हरकतुल अंसार, हरकतुल मुजाहिदीन, अल बद्र जैसे आतंकी इदारों को न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उनके आतंकियों को ट्रेनिंग, हथियार और पैसा भी मुहैया करवाया। इसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों की फौज खड़ी की तो अल-कायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को सालों तक अपने यहां छिपा कर रखा था। जनरल जियाउल हक ने आतंक की जो बुनियाद पाकिस्तान में रखी थी, आज की तारीख में वो इमारत इतनी बुलंद हो चुकी है कि पाकिस्तान की आतंकी तंजीमों के सरगना पाकिस्तान को अपनी जागीर और पाकिस्तान की आवाम को अपनी मिल्कियत समझते हैं। आलम यह है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी सरगना उसके लिए शर्मिंदगी का बायस बन चुके हैं और पाकिस्तान खुद अपनी ही बुनी साजिश में कुछ इस कदर फंस चुका है कि वो भी खुद इन आतंकी सरगनाओं की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान भी इस हकीकत को बखूबी समझते हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी तंजीमों के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो उनके खिलाफ पाकिस्तान में बगावत हो जाएगी। लिहाजा इन आतंकी इदारों के सरगनाओं के मुद्दे पर उनकी जुबान पर अक्सर ताला ही लगा रहता है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर यूपी सरकार भी सख्त हो गई है। यूपी सरकार ने दिल्ली से आने वाले लोगों की सैंपलिंग जांच करवाने का फैसला लिया है। ये जांच सभी लोगों की नहीं होगी। यूपी के मुख्य सचिव RK तिवारी ने बताया कि यूपी में कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन दिल्ली में कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसका असर यूपी पर ना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए सावधानी बरती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश ने कोरोना की लड़ाई को अब तक बहुत ही सफलता से लड़ा है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जन जन का सहयोग भी प्राप्त हुआ है। दिल्ली के कारण जो दिल्ली से सटे हुए हमारे ज़िले हैं वहाँ भी संख्या बढ़ी है, तो हमने दिल्ली से जो भी, चाहे वो हवाई जहाज़ से आएँ, चाहे रेलगाड़ी से आएँ, चाहे वो बस से आएँ, उन सभी लोगों की हम सैंपलिंग जाँच कर रहे हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कोरोना मरीजों की तादाद कम होने के बाद सड़क किनारे लगने वाले बाजार भी खोल दिए गए। कोरोना की चपेट से लोगों को बचाने के लिए वहां पिछले 8 महीने से ये बाजार बंद थे और इनके खुलने की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ खरीदारी करने उतर गई। सड़कों पर कई लोग घूमते नजर आए, जबकि बाजार में दुकानों पर भी सामान सजा दिखा। लोग खुशी खुशी खरीदारी करते दिखे, जबकि बाजार खुलने से वहां काम करने वाले लोगों ने भी खुशी जाहिर की। हालांकि बाजार में कोरोना नियमों को भी सख्ती से लागू किया गया। कई पुलिस वाले अलग अलग जगहों पर तैनात दिखे, जबकि लोगों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली गई। Básicamente por temas de aforo, porque el aforo ahora mismo y la seguridad es lo que más nos preocupa. बताया गया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस बाजार में सिर्फ आधी दुकानों को ही खोलने की मंजूरी दी गई।
राजस्थान से कोरोना पर बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव कर दिया है। बिना इजाजत शादी समारोह पर अब 5,000 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर भी 25,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। कर्फ्यू लगाने का, धारा 144 लगाने का अर्थ एक ही है। एक ही बात संदेश सरकार देना चाहती है कि आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप इकट्ठे नहीं हों, एक जगह नहीं आएँ, मास्क लगा के 100% मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ये सब चीज़ें कोरोना संक्रमण से रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए। हरियाणा के पानीपत में पूर्व पार्षद हरीश शर्मा का शव मिलने के बाद जमकर हंगामा हुआ। दिवाली के दिन पटाखे बेचने पर हुए विवाद में हरीश शर्मा और पुलिस वालों के बीच झड़प हुई थी और कार्रवाई नहीं होने से खफा होकर वो नहर में कूद गए और उनका शव बरामद होने के बाद उनके समर्थक खफा हो गए और शव को बीच सड़क पर रखकर धरने पर बैठ गए। लोगों की भीड़ बढ़ने से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने जैम खुलवाने के लिए लाठीचार्ज भी किया, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वहां भगदड़ मच गई। हालात बिगड़ते देख वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि कुछ लोग पीड़ित परिवार के लोगों को समझाने में जुटे हुए नजर आए। तनाव बढ़ता देख कई पुलिस वाले देर रात तक मार्च करते हुए नजर आए। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। करीब 930 पेज की ये चार्जशीट दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में दाखिल की गई। यूपी के अलीगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने गोली लगने से घायल हुए एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। पंजाब के जलंधर में चोर एक एटीएम को उखाड़ कर ले गए। चोरों ने गैस कटर की मदद से एटीएम को काटा। बताया गया कि इस एटीएम में करीब 2 लाख रुपए थे। चोरों लुटेरों ने बैंक का एटीएम काट के ले गए। 2023 में भारत G20 सम्मेलन की अगुवाई करेगा। अगले साल इटली, जबकि 2022 में इंडोनेशिया इसकी अध्यक्षता करेगा। यूपी के बुलंदशहर में बाइक पर आए 3 बदमाशों ने एक सुनार की गोली मारकर हत्या कर दी। इजराइल में पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन के समय कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सामने आई कुछ तस्वीरों में यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर ले जाती नजर आई। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया गया, जिसकी वजह से लोगों और पुलिस में खूब झड़प हुई। लेकिन फिर भी पुलिस 4 लोगों को पकड़कर ले गई। हालांकि इसके बाद भी बवाल थमा नहीं और लोग हाथों में इजराइल के झंडे लेकर घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस में समुद्री तूफान आयोटा की वजह से आई बाढ़ ने शहर के शहर डुबो दिए। 2 हफ्ते पहले आए तूफान एटा के बाद लोग संभले भी नहीं थे कि इस तूफान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। लोगों की बर्बादी का मंजर आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आया। वहां ऐसी बाढ़ आई कि छोटे छोटे मकान तो क्या, बहुमंजिला इमारतों तक की बस छतें ही दिखाई दी। एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। तस्वीरों में जीवन देने वाली नदी लोगों की जिंदगी छीनने पर उतारू दिखी। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां डूब गईं, सड़कें टूट गईं। पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। इसलिए एक तस्वीर में कुछ लोग पानी के बीच ही कुर्सियां लगाकर बैठे दिखे। पीएम मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर एक बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसमें पहले उन 8 राज्यों के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। उसके बाद 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम के साथ इस बैठक में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की और लोगों से कोरोना के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर से याद दिलाया कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है। पीएम ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम ने साफ किया कि कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना है और साफ सफाई का पालन करना है। तो ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम
किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं। सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी यूपी में जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया गया और रोजगार के प्रबंध किए गए, वो तारीफ के काबिल है। पीएम मोदी ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम को बधाई दी। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चीन के जंगजो शहर में कचरा बीनने वाला एक रोबोट लॉन्च किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी तरह से चीन में बना ये रोबोट शहरों में रोजाना पैदा होने वाले कूड़े के ढेर को साफ करने में बड़ा हथियार साबित होगा। जो जंगजो शहर से सामने आए वीडियो में एक रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी का काम संभालता दिखा। इस रोबोट के कैमरे में जैसे ही फर्श पर पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल रिकॉर्ड हुई, ये उसकी तरफ गया और उसे अपने कूड़ेदान में जमा कर दिया। बताया गया कि ये रोबोट 8 घंटे लगातार काम कर सकता है और अलग अलग तरह के कचरे की पहचान करके उसका निपटारा कर सकता है। यूपी के हाथरस में हुए रेप और हत्या केस के चारों आरोपियों का अब पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए सीबीआई चारों आरोपियों को अलीगढ़ से गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल ले गई। गुजरात की गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लैब में ये टेस्ट 1 हफ्ते तक किया जाएगा, जिसके जरिए सीबीआई हाथरस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। तो सीबीआई ने अब चारों आरोपियों का टेस्ट करवाने का फैसला किया है। हाथरस में हुए रेप और हत्या केस के चारों आरोपियों का अब पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। इसके लिए सीबीआई चारों आरोपियों को अलीगढ़ से गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल ले गई।